दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1 पिछले साल बहुत हिट हुआ था और कई सालों बाद कोई ऐसा शो टीवी पे आ रहा था जिसे देखने में यंग लोग भी इंटरेस्टेड थे। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहना होगा कि शार्क टैंक में जो सामने दिखता है वैसा होता नहीं है। अंकित उत्तम नाम के एक ऑथर ने जब लिंक्डइन पर शार्क टैंक के जजेस और उनकी कंपनी के लॉसेस के बारे में पोस्ट किया, तब तो ये नकाब पूरी तरह से हट गया और लोगों को मालूम चला कि जनता को इतना ज्ञान मारने वाले शार्क्स की खुद की क्या हालत है। और आज हम इसी पर बात करने वाले, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो अगर हम अंकित उत्तम की ओरिजिनल लिंक्डइन पोस्ट को देखें, जो बातें उन्होंने उसमें बताई हैं, तो वो उसमें कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं था जिसे जानने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो। लेकिन फिर भी न जाने इन बातों पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। जैसे कि विनीता सिंह जो शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर हैं, उनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी खुद की कंपनी की क्या हालत है। शुगर ने पिछले साल 75 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था और उससे पिछले साल उनका लॉस 21.1 करोड़ का था। अगर मामा अर्थ की फाउंडर गजल अलग की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में उन्हें पहली बार प्रॉफिट हुआ और वो भी 14 करोड़ का। उससे पहले वो एक बहुत ही बड़े लॉस पे चल रही थी। फाइनेंशियल ईयर 21 में उनका लॉस 1332 करोड़ का था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये लॉस 428 करोड़ का था। इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑलरेडी उन्होंने 4 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि अब वो अपना आईपीओ लाने वाली हैं, यानी कि वो अब अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक को दे देंगी और कोई भी उन्हें फिर खरीद पाएगा। लेकिन उन्होंने इस आईपीओ के लिए अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 24,000 करोड़ लगाई है, वो भी सिर्फ 14 करोड़ के प्रॉफिट पर। अगर गजल खुद शार्क टैंक पर पिच कर रही होती तो अश्नीर ग्रोवर उन्हें वहां से बाहर निकाल देता। अश्नीर ग्रोवर की बात चली रही तो ये भी सुन लीजिए कि अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ को भारत पे ने निकाल दिया है क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए थे कि वो कंपनी का पैसा चुरा रहे हैं। ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है और इस बीच में अश्नीर ने एक किताब भी लिख दी है और वो इसकी प्रमोशन के लिए अलग अलग इवेंट्स और पॉडकास्ट में जा रहे हैं। अश्नीर की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है जो उन्हें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेसमैन समझती है और इसीलिए उन्हें लगता है कि अश्नीर ग्रोवर का शार्क टैंक पर रूड होना जस्टिफाइड है। अगर आप ध्यान से देखें तो अश्नीर ग्रोवर को हीरो बनाने वाले सारे वो लोग हैं जो खुद कभी अश्नीर को कोई बिजनेस आइडिया पिच नहीं करने वाले हैं। लोगों से ड्रामा चाहिए और वही अश्नीर उन्हें देते हैं, जिस वजह से उन्हें लोगों ने हीरो बनाया हुआ है। वरना तो उनके ऊपर जो इल्जाम है और उनका पिक्चर्स को लेकर जो रवैया है उसे देखकर उन्हें कौन ही पसंद करेगा। भारत पे की फाइनेंसेस की भी अगर बात कर लें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में उनका लॉस 5,594 करोड़ का था। इसके बाद आते हैं अनुपम मित्तल, जो कि काफी सुलझे हुए शार्क टैंक नजर आते हैं और कम से कम जब उन्हें किसी आइडिया में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो एक एंटरप्रेन्योर की बेइज्जती करके खुद को बड़ा दिखाने के बजाय उन्हें एडवाइस देकर हेल्प करने की कोशिश तो करते ही हैं। लेकिन अनुपम मित्तल की भी जमीन इतनी ठोस नहीं है। अगर हम शादी.com को देखें तो वो भी अभी एक प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए उसके फाइनेंसेस वो पब्लिक में शेयर नहीं करते हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अनुपम मित्तल के और भी बिजनेस वेंचर्स थे जैसे कि मकान.com या फिर मौज मोबाइल, ये सभी तो बंद हो चुके हैं या फिर उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं नमिता थापर पर, जो अपनी एक्सपर्टीज ना होने के कारण ज्यादातर डील से बाहर हो जाती है। लेकिन हो सकता है कि उनकी सचमुच में किसी चीज में एक्सपर्टीज ना हो, क्योंकि उनका बिजनेस एमक्योर फार्मा तो उनका है ही नहीं, ना उनके पापा का बिजनेस है और ना ही अभी तक इसके वो सीईओ हैं। तो टेक्निकली नमिता थापर कोई सेल्फ मेड बिजनेस वुमेन है ही नहीं, बल्कि वो तो अपना फैमिली बिजनेस ही चला रही है। पीयूष बंसल को भी लेंस कार्ट शुरू किए हुए 10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। उनके पास आज भारत में 2,500 से भी ज्यादा स्टोर्स है और इंस्टाग्राम पर एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन उनके पास सिर्फ एक चीज नहीं है और वो है प्रॉफिट। पिछले साल भी उनकी कंपनी ने 246.5 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। इन सब में सिर्फ एक अमन गुप्ता है जिनकी कंपनी प्रॉफिटेबल है। बोट ने पिछले साल 79 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि एक अच्छा नंबर है। और अमन गुप्ता ने कई सारे इंटरव्यूज में ये बात भी कही है कि उनका शुरुआत से ही फोकस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ था, ना कि फंडिंग लेकर लॉस में कंपनी चलाने का। तो मोटे मोटे तौर पर ये है शार्क टैंक इंडिया के जजेस की फाइनेंशियल रियलिटी। लेकिन इन सब को सुनकर एकदम से अपने मन में एक नेगेटिव इमेज मत पेंट करिएगा, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ट्रेडिशनल बिजनेस से काफी अलग होता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे कोई दुकान अगर आप खोलते हैं तो आप 2 या 3 महीनों तक लॉस सहेंगे, लेकिन आपका पूरा फोकस ये होगा कि किसी तरह आपकी दुकान चल जाए और आप प्रॉफिट कमाने लगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ टाइम बाद अपनी दुकान बंद कर देंगे और कुछ और काम करेंगे। स्टार्टअप में ऐसा नहीं है। स्टार्टअप में जब आप अपनी कंपनी बनाते हैं तब आप वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढते हैं,
ये वो लोग होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज ढूंढ रहे होते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट्स के दम पर आप शुरुआत में अपनी कंपनी को एक बड़े कस्टमर बेस तक लेकर जाते हैं और आपकी उम्मीद होती है कि जब ये ब्रांड बहुत बड़ा बन जाएगा तो आपको अपने आप ही प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हो सकता है कोई दूसरा बड़ा ब्रांड आपके स्टार्ट को खरीद ले। इसमें आप ट्विटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसने आज तक सिर्फ 1 या 2 साल में कुछ थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट कमाया, वरना तब से अब तक ये लगातार ही लॉस में है। लेकिन इसके फाउंडर्स ने पहले इसके शेयर्स मार्केट में बेचे और उससे अपने लिए पैसा कमाया। फिर जब इलॉन मस्क ने पूरी कंपनी $44 बिलियन देकर खरीद ली तो उनके बाद जो शेयर्स बचे थे उससे भी उन्हें काफी पैसा मिला। स्टार्टअप्स की समझ अभी भारत में मास लेवल पर नहीं है, इसीलिए हम कभी एक लॉस में रहने वाली कंपनी को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो अच्छा बिजनेस नहीं है। लेकिन इसके साथ ही शार्क टैंक इंडिया के साथ कई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो इन्हें प्रॉब्लम्स ना कहकर पब्लिक में गलत परसेप्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप सचमुच में अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो शार्क टैंक उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको जो पैसे मिलेंगे उससे कई ज्यादा आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन शार्क टैंक का फायदा ये है कि इससे आपको पब्लिसिटी मिल जाती है, और वो भी एक बहुत बड़े स्केल पर। इसके अलावा शार्क टैंक के एक सीजन में 35 से 40 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, जिनमें से 150 को सेलेक्ट किया जाता है पिच करने के लिए, और उसमें से भी करीब 125 ही टीवी पर दिखाई जाती है। इसीलिए अगर आप शार्क टैंक पर पिच कर पाए तो इससे इन्वेस्टर्स को भी आपकी कंपनी पर भरोसा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कई सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो शार्क टैंक पर जाकर कोई भी डील नहीं करती हैं और उसके बाद उस एपिसोड की क्लिप्स को सोशल मीडिया पर फैलाकर अपनी मार्केटिंग करती हैं। ये एक बेहतर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर आप शार्क टैंक पर अपनी कंपनी के लिए बेहतर डील ढूंढ रहे हैं तो वो शायद आपको ना मिले। हमने पिछले सीजन में देखा था कि किस तरह से लोग 10 से 40% तक अपनी कंपनी शार्क्स को बेच रहे थे, जबकि अगर वो सिर्फ 5% पर ही अड़े रहते, जिससे कि उन्हें इक्विटी भी ज्यादा ना देनी पड़े, तो फ्री मार्केटिंग के कारण वो इतने पॉपुलर हो जाते कि कोई भी वीसी उन्हें जितना वो शार्क टैंक पर मांग रहे थे उससे ज्यादा पैसा खुशी खुशी कम इक्विटी लेकर भी दे देता। हमें समझना होगा कि शार्क टैंक को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है और उसे हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जिस तरह हम रोडीज या बिग बॉस जैसे रियलिटी टीवी शोज को करते हैं। शार्क टैंक के बारे में अच्छी बात यह है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के लिए सब चीजें आसान कर दी हैं कि वो अब अपने घर वालों या रिश्तेदारों को बता सकते हैं कि उन्हें अपना खुद का बिजनेस क्यों शुरू करना है, वरना पहले तो ऐसी बातों को कोई ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेता था। खैर, अगर आप शार्क टैंक को एंजॉय करते हैं और आपको ये सीजन पसंद आ रहे हैं तो उन्हें देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये था कि आप उसे एक शो की तरह ही देखें। वैसे अगर आपने सीजन 1 देखा है तो उसमें आपका फेवरेट शार्क कौन था और क्यों वो आपको पसंद आए, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।